जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन अप्लाई ऑनलाइन 2026 कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। गाइस आपके पास आज रात तक का समय इस फॉर्म को भरने में, क्योंकि गाइस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 19 मई 2026 है और अभी तक ऐसा कोई अपडेट भी नहीं है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वक्त ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये लेटेस्ट अपडेट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोपहर के 11:22 हुए। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक मुझे लगता है 12-1 बज जाएगा, बट अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं आया कि आपकी लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि गाइज आपके पास आज का समय इस फॉर्म को भरने का। एंड गाइज अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप 21 मई से लेकर के 23 मई 2026 तक उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर लेना इस वीडियो को देखते हुए। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फटाफट से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी आपको इसके बारे में अपडेट दिए जाएंगे। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि 9195 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। एंड फीस इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। बट गाइज यहाँ पर 47 रुपीज़ आपको पोर्टल चार्ज देना होगा, जिसका मतलब ये हो जाता है कि SC/ST को भी 47 रुपीज़ पे करने होंगे और जनरल ओबीसी को 147 रुपये पे करने हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं पास की योग्यता चाहिए और इन सभी ट्रेड पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद गाइज अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आपके पास अभी भी मौका है। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन कीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और गाइज अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आप यहाँ पर आपका नाम लिखिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालिए और फिर जनरेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया है, तो आप यहाँ पर पहले जो नंबर के ऊपर ओटीपी मिला है वो ओटीपी डालिए और फिर जो ईमेल के ऊपर ओटीपी आया है आप जब ईमेल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर ओटीपी देखने को मिल जाएगा। अगर लेट हो गया है ओटीपी आपको तुरंत नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर जो आपका स्पैम फोल्डर है वो आपको चेक कर लेना है। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है जब वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओटीपी नहीं आएगा। ओटीपी आपका 100% आएगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है अगर आपको तुरंत ओटीपी ना आए। और अगर आपको तुरंत ओटीपी आ जाए तो आप यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से और फिर वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ से इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायनियर की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप अप्लाई हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और आपकी जो आइडेंटिटी डिटेल है वो एंटर करेंगे। इसमें आपको बताना है कि आप आपकी आईडी कौन सी आईडी से वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी। तो जिस भी माध्यम से कराना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। और जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया तो फिर आपको जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर उसी आईडी का नंबर डालना है। फिर आता है नेम ऑन आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आपकी आईडी है उसके ऊपर आपका नाम क्या है वही एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आप आइए और जो आपका ईयर है बर्थ का पहले आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से डे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आपको आपकी नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आपका जो भी है वो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, चाहे जलने का निशान हो, चाहे कटने का, या फिर कोई बर्थ मार्क। आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो, विडोवर, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है डोमिसाइल डिटेल। आपसे पूछा कि क्या आपके पास डोमिसाइल है या फिर पीआरसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डोमिसाइल या पीआरसी प्रमाण पत्र है, तो ये आपको यस करना, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको
यहाँ पर आपके निवास प्रमाण पत्र की जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल आता है पहले ही कि क्या आप अपने मूल राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ है अभी भी वहीं रह रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन में नो कर देना है। फिर आता है स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखाता हूँ कि निवास प्रमाण पत्र किस तरह का होता है। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और आप सही तरीके से बिना किसी गलती के अपनी इन्फॉर्मेशन भर सके। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। इसमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही आपका निवास प्रमाण पत्र का नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल पीआरसी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो नंबर मैंने आपको बताया जो यहाँ पर लिखा होता है वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आती है कैटेगरी रिजर्वेशन। तो उसके पहले आपको यहाँ पर बताना है कि आपका रिलीजन क्या है। जो भी है वो रिलीजन आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा देता हूँ। ये कास्ट सर्टिफिकेट है गाइज, ये तो है यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट। बट गाइज आपके पास यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक सेंट्रल स्टेट के द्वारा जारी हुआ कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो जो आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगे वो सेंट्रल का बना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो नंबर फिल करना है वो कहाँ पर मेंशन होता है मैं आपको बता दूँ। आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा है और इसमें आप देख सकते हैं ये सेंट्रल का है। इसमें यहाँ पर आवेदन क्रमांक के नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा है। तो ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वही नंबर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के अंदर डाल देंगे। अब आता है कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट ने इसको जारी किया। तो जो सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है यहाँ पर मेरा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। तो आपका जिस भी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कलेक्टर इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है। आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है। अभी ये आप देख सकते हैं मेरे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा है वो पोस्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, तो आप यहाँ पर देखेंगे जारी दिनांक। तो जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ये 3 साल से पुराना नहीं चलते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा सर्टिफिकेट देना है जो कि 3 साल से ज़्यादा पुराना न हो। तो आप यहाँ पर आएंगे और जो डेट आपको यहाँ पर दी गई है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है आपका अदर रिजर्वेशन डिटेल। यहाँ पर पूछा है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप फ्रेशर है तो आप डायरेक्ट एंट्री डी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे कि आप एक भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो ही रखेंगे या फिर ये ऑटोमेटिकली नो ही रहेगा अगर आप यहाँ पर डी में मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डी सेलेक्ट करते हैं। अब सवाल पूछेगी कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यानी कि कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद क्या आप 1984 दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आपके पास कोई उपलब्धि है, कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको बताना है उसका विवरण, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पोस्ट सिलेक्शन में आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पर, उसमें से कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर माली सेलेक्ट कर लिया। अब आप सेव नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस डिटेल आती है। तो पहले आप आपका परमानेंट एड्रेस भरेंगे। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से डेमो लिख देता हूँ, बट आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भर देंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी अपनी, वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी होगी। आपका जो विलेज है या फिर सिटी है तो उसका क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन
कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एंड देन आपका तहसील का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नीचे आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो गाइज आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स को टिक कर देना है। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन टाइप में आप सबसे पहले एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर जो 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट। तो आपका जो स्टेट है वो कौन सा है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश में आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं पास की है। जैसे कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, अदर बोर्ड है, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, स्टेट बोर्ड है और स्टेट टेक्निकल बोर्ड है। गाइज अगर आपको ये नहीं देखने को मिल रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ बट यहाँ पर यूपी बोर्ड नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यूपी बोर्ड माना जाएगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं या फिर बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिहार यहाँ पर सेलेक्ट करके बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर बोर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो बिहार बोर्ड है वो माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो मैंने उत्तर प्रदेश से की है और मैं यहाँ पर स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड से मैंने अपनी 10वीं की है। अब आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं की है तो 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भर देनी है। सर्टिफिकेट नंबर, आपका पासिंग ईयर, आपका स्टेट जहाँ से की है और फिर आपका बोर्ड। अगर आपने डायरेक्टली इसके बाद में कोई डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा की जानकारी भर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको फिल करके दिखाई है। और गाइज अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर इसके बाद ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो ITI का सर्टिफिकेट नंबर है, अगर आपका 1 ईयर का कंप्लीट हुआ तो आप पहले ईयर का जो सर्टिफिकेट मिला है या मार्कशीट मिली है उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन की है वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बताना है आपकी स्टेट कहाँ से की है तो चलिए स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी देखने को मिल रही है, अगर इसमें है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर गाइज आप यहाँ पर नीचे ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी इस तरह से ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है आपकी यहाँ पर अगेन पोस्ट की इन्फॉर्मेशन। तो सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आप आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर माली है, इस पर आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। वाटर कैरियर की पोस्ट पर भी सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन की जो पोस्ट है इस पर भी आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। और सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर भी आप सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें ITI का सर्टिफिकेट नहीं होता है। बस हाँ, आपके पास जहाँ से आपने काम किया है वो काम की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आपसे वो काम करा करके देखा जाएगा जो कि उस वाली पोस्ट पर या फिर उस वाले ट्रेड में आता हो। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास 10वीं है। और आपको यहाँ पर यस करने पर जो 10वीं की डिटेल है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ यूपी बोर्ड। इसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है रोल नंबर जो भी था आपका वो रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा और जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो भी आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। और फिर उसके बाद में टोटल मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर है कि मस्ट बी प्रोफिशेंट एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जोन से भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको प्रोफिशेंट होना ज़रूरी है, यानी कि अच्छी खासी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है आई हैव। तो मैंने यहाँ पर आई हैव नॉलेज ऑफ दी रेस्पेक्टिव ट्रेड, तो आपको इस तरह से लिख देना है जिससे कि आपको यहाँ पर ये बताने का ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ जो आपने यहाँ पर ट्रेड में यस किया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने यस तो कर दिया और फिर आपको डिटेल में बता देना है, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैंने जो ट्रेड यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसकी मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, मैं उससे संबंधित सारे काम जानता हूँ जो भी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे ऑप्शनल में ऑप्शन है, अगर आप जो आपकी पायनियर की वैकेंसी है जिसमें कि मेसन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इस पर भी अप्लाई करना चाहते तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटो डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाएगा। मैंने ये चीज़ें पहले से अपलोड कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको यहाँ पर पहले तो ये जान लेना कि
जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज भी 50 से 100 KB के बीच में, एंड जो अदर सर्टिफिकेट उनका साइज 100 KB से 500 KB के बीच में रखा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गाइज, जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आप यहाँ पर सिंपल फोटो अपलोड नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया और अब मैं अगेन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपको फोटो अपलोड करना है उस फोटो के ऊपर गाइज आपकी डेट भी लिखी होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं इसकी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ। आप देख सकते हैं पेज नंबर 25 है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, और आपको यहाँ पर इसमें जो फोटो अपलोड करने को बोला है उसके संबंध में इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। आपको बोला है कि दी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि आप जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। साथ ही एक लाइन है कि दी फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड एंड डेट ऑन विच दी फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ। एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यानी कि गाइज जो आपका फोटो है वो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ ही आपके फोटो के ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आपने इस फोटो को किस डेट में लिया है। साथ ही आपको ये भी कह दिया है कि एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड, यानी कि जिन एप्लीकेशंस में जो फोटो अपलोड होगा और उसके ऊपर अगर डेट ना हुई कि कौन सी डेट में फोटो को प्रिंट किया है या फिर लिया है, तो गाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपने ये लाइन बिल्कुल सही सुनी। तो ये गलती बहुत सारे कैंडिडेट मुझे लगता है कि कैंडिडेट कर भी चुके होंगे, और अगर आप कर चुके हैं तो गाइज अभी आपको एडिट करने का भी कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। आप सीआरपीएफ को कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर उनके हेडक्वार्टर पर जा सकते तो वहाँ पर जाइए, ताकि उनको इस संबंध में मालूम हो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हज़ारों की संख्या में जिन्होंने ये गलती कर दी है, ताकि जो सीआरपीएफ है आपको दूसरा मौका दे आपके फॉर्म को करेक्शन करने का। क्योंकि करेक्शन करने के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं बोला है इन्होंने, ना ही नोटिफिकेशन के अंदर कहा है कि हम करेक्शन कराएंगे फॉर्म फिल होने के बाद में। तो अगर आपकी बहुत सारी गलती हो चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट ने कर दी है, तो मे भी आपको मौका मिल जाए आपके फॉर्म को करेक्ट करने का, जिसमें कि फिर आप आपका फोटो चेंज कर सकते हैं। अब ये फोटो के ऊपर डेट आपको कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भरे या कंप्यूटर से। आपको क्या करना है, गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है फोटो एडिटर। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर एक वेबसाइट देखेंगे, आई लव इमेज फ्री ऑनलाइन फोटो एडिटर। आप इसको ओपन कर लेना, फिर सिलेक्ट इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना, और जो भी फोटो आप अपलोड करने वाले हैं वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर आप यहाँ पर इस तरह का एक ये देखेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, डीओपी। डीओपी का मतलब होता है डेट ऑन फोटो, और फिर जिस भी डेट में आप फॉर्म को भर रहे हैं वही डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। बस वो जो डेट है वो आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इसको जिस कलर में करना चाहे वो कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर आपको इसको साइज में कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इस तरह से बस आपको इस पर डेट लिख देनी है, चाहे डेट आपकी कहीं पर भी लिखी हुई हो, बस डेट लिखी होनी चाहिए, नहीं तो गाइज इशू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है, एंड आप यहाँ पर इसको सेव के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेव कर लेंगे। ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से, या डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर इस फाइल को अपलोड कर देंगे। इस फाइल को अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक टू अपलोड फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड जहाँ पर भी आपने फाइल रखी है वो फाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप फॉर्म कंप्यूटर से भर रहे हैं तो गाइज आपको कैसे फोटो को एडिट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। आपको फ़ोटो के ऊपर राइट क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर एडिट विद पेंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो भी आपका फ़ोटो है उसमें आपको इस तरह से ऊपर की तरफ स्पेस कर लेना है। ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ करना है। नीचे की तरफ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और फिर स्पेस करने के बाद में आप यहाँ पर, चलिए मैं पहले इसको रिमूव करके आपको नए सिरे से दिखाता हूँ। मैं इस तरह से यहाँ पर इस डेट को हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। जो भी आपका फ़ोटो आपने लिया है जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में हो, आपको उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको ए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको लिखना है DOP, और उसके बाद ये इस तरह से फिर आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है, और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना, और आपको बस यहाँ पर इसको इस तरह से कर देना है ताकि ये इसमें आ जाए। ये आ गया फ़ोटो, और उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे। कलर चाहे कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद आप इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब वो जो आपकी डेट है, चाहे वो फ़ोटो के ऊपर हो या फिर फ़ोटो के नीचे हो, जैसे कि मैंने आपको लिख करके दिखाई है, बस आपको ध्यान रखना कि फोटो के ऊपर डेट होनी जरूरी है। अब गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आपके सामने आ सकती है कि जब आप फोटो अपलोड करें और आपको जानने को मिले कि मेरे फोटो का साइज कम हो गया है
50 KB से कम या फिर 100 KB से ज़्यादा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर सर्च करना, अगर आपकी फ़ोटो का साइज ज़्यादा हुआ है तो आपको सर्च करना है डिक्रीज़ इमेज साइज या रिड्यूस इमेज साइज, और अगर ज़्यादा कम हुआ है तो आपको लिखना है इंक्रीज़ इमेज साइज। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे फ़ोटो का साइज़ कम हुआ है और मुझे ज़्यादा करना है, या ज़्यादा हुआ है मुझे कम करना है। तो जैसे कि मुझे कम करना है तो मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल के अंदर डिक्रीज़ इमेज साइज, और फिर आपको रिड्यूस इमेज साइज, ये PI7 टूल के नाम से वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फिर सेलेक्ट इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको कम करनी है। मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली, ओपन किया, उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको चलिए 80 KB कर लेता हूँ और उसके बाद मैं रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो गाइज़ आपकी ये फाइल का जो साइज़ है, आपने जो साइज़ बनाया है उसमें आ जाएगा। फिर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर क्लिक टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो साइज़ आपने अभी कम किया है वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आपको सेम तरीके से अपलोड करना है, जहाँ पर भी फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे, 10वीं का, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और फिर ITI का सर्टिफिकेट। अगर आप ITI की जानकारी भरे तो ही आपको ये देना है, नहीं तो ये देना कंपलसरी नहीं है। और हाई स्कूल सर्टिफिकेट में अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है और आप उसको एक ही करके अपलोड करना चाहे तो वो भी आप PDF के फॉर्मेट में कर सकते हैं, या फिर आपको इमेज को मर्ज कर लेना है। कैसे, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको लिखना है मर्ज इमेज या फिर मर्ज PDF। तो आप मर्ज PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको PDF फाइल, ऑनलाइन सेलेक्ट PDF फाइल, जो PDF को आपको मर्ज करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इमेज टू PDF सर्च करना है। पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, सेलेक्ट इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपके 2-3 इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है, फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर पहले इसमें डालेंगे कौन सी जगह से आपने फॉर्म को भरा है, आपको आपकी सिटी का नाम देना है। सेंटर प्रेफरेंस में आप यहाँ पर एक अपना चॉइस सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं इस लोकेशन पर अपना एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फ़ीस का अमाउंट आएगा। SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, बस उनके सामने यहाँ पर 47.20 यानी कि 20 पैसे 47 रुपीज़ ये अमाउंट पे करना होगा पोर्टल चार्ज के रूप में। आप पेमेंट गेटवे देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और पे नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप आपकी फ़ीस पे कर देंगे किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके और वो आपकी सक्सेसफुल रहेगी, तो गाइज़ आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर फाइनल प्रिंट आउट अभी नहीं लिया जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अगर आपकी फॉर्म की डेट भी निकल गई तब भी आप इसको बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। एंड अगर कोई इशू आ रहा हो प्रिंट करने में तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेमेंट करने के बाद में कैसे प्रिंट लेना है उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो ये थी गाइज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप किसी से भी कोई भी गलती नहीं होगी इस फॉर्म को भरने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।